वो क्लास चला था ना इससे पहले। एक चीज देखना, जब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे तो पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिए थे? पार्ट 1 में हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़े, उसके बाद प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़े, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब पढ़ लिए थे ना। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोग दर्पण पढ़े, ठीक है। और दर्पण से पहले हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे, दर्पण पढ़े, प्रतिबिंब भी पढ़े। फिर दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण पढ़े, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या विशेषता होता है, क्या गुण होता है, ये पढ़ लिए। तब उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़े, क्योंकि दूसरा भाग गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण जब पढ़े तो गोलीय दर्पण के देखें गोला को अगर बीच से काटते तो वो बनता है, तो अवतल और एक उत्तल। अब अवतल और उत्तल में ध्यान देना कि जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ रहता था अवतल होता था, उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ। क्योंकि ऐसे जब बनाते थे तो इधर वाला भाग रहता था कलई किया हुआ, और कलई किससे होता था? तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। हालांकि वो क्वेश्चन में बड़ी कम आता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जिसका अंदर वाला भाग कलई किया हुआ रहता था वो उत्तल दर्पण होता था। तो अवतल में कहाँ वस्तु को रखे हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बना, सब कुछ देख लिए। देखो ना कि मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी किरणें आएगी सारे के सारे टकरा करके और वापस फोकस से लौटेगी, और दूसरी किरणें डायरेक्ट ध्रुव पर जाएगी, है ना, ध्रुव पर जाएगी। क्योंकि और किरण डायरेक्ट केंद्र पर भी तो जाता होगा ना, तो ध्रुव पर यहाँ पे जाता है एकदम बीचों बीच, और वहाँ से लौटने के बाद प्रकाश का प्रवर्तन का नियम का पालन करते हुए जितना डिग्री के एंगल से ध्रुव पर जाती है उतने डिग्री के एंगल से वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। और जहाँ कटता है वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि कटता है साफ साफ तो वास्तविक बनेगा ही। सिर्फ एक कंडीशन कि जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते थे तो वस्तु हमको धीरे धीरे हमको किरणें उसका दूर होते जाता था, तो अंदाज से कहते थे कि शायद वो दर्पण के पीछे से आ रहा है ना, लगता था देखने में, याद करो, दर्पण के पीछे से और वस्तु से बड़ा, और वो सीधा एक ही। यानी कि अवतल दर्पण में देखें हम लोग तो मात्र एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक बनता है ना। तो दर्पण के पीछे कहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। और एक चीज और देखें, जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नजदीक ला रहे थे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा था, बड़ा बनते जा रहा था, ध्यान है ना। जैसे जैसे नजदीक ला रहे थे प्रतिबिंब क्या हो रहा था, बड़ा बनते जा रहा था। अब एक चीज अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ प्रतिबिंब रखते हैं, तो ये सब तो बन गया। अब ये भी ध्यान देना, अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसके हम लोग कुछ उपयोग जानते हैं, इसका एप्लीकेशन है ना, क्या नाम है इसका, एप्लीकेशन। तो ये पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अंतर लिखने में भी काम आएगा ना। तो सबसे पहले कहाँ, एक तो होता है डॉक्टरी चिकित्सा के लिए, डॉक्टरी। अब इसी को तुम लिख सकते हो कि जो डॉक्टर नाक, आँख, कान और गला ये सब का ट्रीटमेंट करता है ना, वो यूज करता है क्या, अवतल दर्पण का। क्योंकि याद करो अवतल दर्पण क्या करता था, एक जगह वस्तु एक जगह प्रकाश को जमा करता था, ऐसे जब झुका हुआ रहता तो इधर एक जगह जमा करता है ना। अब एक जगह जमा करता है और सारे प्रकाश को एक जगह जमा कर रहे हैं, नहीं कि उस चीज पर फोकस ये पूरा बेहतरीन तरीके से करता है। और फोकस जब करता है तो हमको वस्तुएं जो है एकदम साफ साफ दिखाई करेगा ना, बहुत सारे प्रकाश को एक जगह जमा कर रहा है। अब जब वो जमा कर दिया और जमा करने के बाद जब वो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करते हुए जब वापस हमारी ओर लौटेगा और क्लियर दिखाई देगा, और लौटते समय वो फैल जाएगा। जब यहाँ पे जमा होता है तो एक जगह जमा हो जाता है, लौटेगा तो फैलेगा ना फिर, और फैलेगा तो हमको जो छोटी छोटी वस्तुएं होती है वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। क्या होता है, बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो ये अवतल दर्पण का, ठीक है ना। तो डॉक्टर चिकित्सा, अब दांत का चेक कर देखते हो, जब डॉक्टर कहता है कि मुंह खोलो, अगर दांत चेक करना तो छोटा सा एक पाइप डालते हैं मुंह में ऐसे, उसमें लेंस नहीं दर्पण लगा होता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। वो लगाते हैं और एक लेंस लगाए रहते हैं आँख में, ऐसे करके देखते हैं। वो करता क्या है, वहाँ फोकस आता है, इससे प्रकाश जाता है पाइप से, ठीक है, और उसके नीचे में दर्पण लगाता है, अपने आंखों में एक लेंस लगाता है, वहाँ दर्पण लगाता है, आंखों में लेंस के बारे में हम सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आएगा। अब वहाँ पे प्रकाश जाता है, एक जगह जमा होकर जाता है और लौटने के बाद फैल के आता है, तो हमको वो चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण। दूसरा इसको बोल सकते हैं सेविंग दर्पण। इसमें सेविंग दर्पण कहने का मतलब कि जब दाढ़ी बनाते हैं ना जहाँ पे, तो चूंकि दाढ़ी जो बनाते हैं नाई लोग,
वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान के चलो कहीं पे छूट गया बाल, अब इतना करीब से अगर इतना दूर पे बैठे हुए व्यक्ति यहाँ से अगर दाढ़ी बना रहे हैं तो करीब से अगर ना दिख पाता है तो उन लोगों को दिख जाएगा सामने। लेकिन क्या हम दाढ़ी बनवा रहे हैं, बाल बनवा रहे हैं, हमको दिख रहा है जहाँ पे ये सब दिख रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो सामने आईना होता है, तो आईना में दिखेगा तो हमारा ये सामने वाला ही दिखेगा। और चूंकि हम यहाँ दर्पण थोड़ी दूर पर होती है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो ढेर सारा प्रकाश जाता है कहाँ, दर्पण पे जाता है और दर्पण पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। वहाँ से प्रकाश को वापस जब हमारी आंखों की तरफ लौटता है, याद करो दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है, तो लौटता है तो वो चीज़ों को बड़ा करके हमको दिखाता है, ठीक है ना। तो अगर एक आध को भी बाल कहीं छूटल रह जाता है, एक दो बाल भी, तो हमको साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पे बाल छूटा, ठीक है ना। और इससे हमको भी अपना जब बाल बनवाते हैं, शेविंग करवाते हैं तो बढ़िया से दिखाई देता है सब कुछ, है ना। फिर हम लोग अपना उसका सही करवा सकते हैं। अब देखो और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, एक जगह होता है सौर कुकर, कहाँ होता है सौर कुकर, इसी को बोल सकते हैं सौर भट्टी। सौर कुकर और सौर भट्टी दोनों जगह। सौर भट्टी में क्या होता है कि जहाँ पे प्रकाश के माध्यम से बिना कोई ईंधन लगाए हुए और वहाँ उष्मा उत्पन्न किया जाता है, इसमें क्या होता है सौर भट्टी लगा होता है, तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण बहुत दूर में लगा होता है, ठीक है ना। बहुत दूर में, जब बहुत दूर में लगा हुआ है और वो बहुत दूर और भी दूरों के प्रकाश को एक जगह क्या करेगा, अभिसरित करेगा, इसलिए तो इसको अभिसारी दर्पण कहते थे ना। एक जगह जमा करेगा और जब ढेर सारे प्रकाश को एक जगह जमा करेगा तो गर्मी तो बढ़ेगा ना, गर्मी बढ़ेगा यहाँ पे और सारे प्रकाश को यहाँ ले आया, गर्मी बढ़ा उससे इसमें, ठीक है। इसके बाद इसका उल्टा हम लोग लेंस से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद सौर कुकर में भी क्या होता है, कुकर के ऊपर अवतल दर्पण लगा होता है और सूर्य के प्रकाश में रख दिया उसको और गर्मी को खींच रहा, खींचते खींचते उसमें गर्मी आ गया, बस उसी से चावल जो भी बनना है वो बन जाता है, ठीक है। ये सौर कुकर, ठीक ना। तो फिलहाल मेन रूप से इतना ध्यान रखना, ठीक है। दर्पण दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और तुम लोग बताओ कोई अगर दिमाग में है तो और कहीं उपयोग होता है तो दर्पण और होता है सबसे मेन चीज वाहन के हेडलाइट या पिक्सल क्या सबसे मेन यहाँ से क्वेश्चन आए, देखो 3-4 जगह से क्वेश्चन में चांस जाते हैं। एक ये पूछ सकते हैं इसमें कौन दर्पण, इसमें कौन दर्पण और इसमें कौन दर्पण, ये दोनों से कम आता है 100%, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अब देखो ना वाहन की हेडलाइट में अगर हेडलाइट में नहीं लगेगा, हम बता दें सामने जो होता है सामने क्या बताया कि बहुत सारे प्रकाश को एक जगह जमा करेगा पहले और फिर जमा करने के बाद वो फैला देगा, जमा करने के बाद फैला देगा, ठीक है ना। इसलिए अब देखो जरा सा प्रकाश निकलता और आगे जाके फैल जाता है, फैलना है आगे जाके फैल जाता है ये अब तक। अच्छा इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा सब क्या हो जाएगा कि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है ना, हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। अब ये अवतल दर्पण का उपयोग किया, अब इसका जस्ट उल्टा देखो हम लोग क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण एक पढ़े हैं, अवतल दर्पण पूरा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ पढ़ना नहीं है और याद करो चिन्ह परिपाटी से बता दिया कि इसमें भी यू क्या होगा, यू तो हमेशा माइनस होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लेना, अब ये हम बताए थे जिसका अंदर वाला भाग क्या हुआ हो, कलई क्या हुआ, और कलई किससे तक AgNO3, छोटा एन मत लिखना, हमेशा बड़ा एन होता है, ठीक है। AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो इसमें क्या बताया हमको, इधर से परावर्तन होगा प्रकाश का, है ना। ये चिकना सतह इधर तो रंगा हुआ है, कलई किया हुआ है। देखो वस्तु को कभी भी रखेंगे इधर ही रखेंगे ना, इधर ही रखेंगे, इसलिए तो यू हमेशा माइनस में होता है, अवतल में हो चाहे उत्तल में हो। लेकिन इसका जो फोकस होता है ना अंदर की कहाँ होता है हमको दिखाई नहीं देता, और इसका केंद्र देखो चूंकि फोकस इसलिए अंदर होता है, केंद्र अंदर जब ऐसे घूमेगा तो केंद्र अंदर ही होगा ना, तो केंद्र अंदर यानी कि इसके आधे दूरी पर होता है तो अंदर ही होगा ना। याद रखना, याद करो अवतल में सारे के सारे माइनस होते हैं, चाहे यू हो, भी हो, चाहे एफ हो, लगभग सब। सिर्फ एक कंडीशन में भी हो सकता था प्लस में, जब वो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होता था, क्योंकि भी पीछे बनता था ना, तब उस कंडीशन में प्लस, बाकी सब में माइनस। अब यहाँ पे आ जाए कि इसमें देखो इस यहाँ से यहाँ दूरी को हम लोग आर बोलते हैं ना, और यहाँ से यहाँ दूरी को एफ बोलते हैं, तो एफ तो यहाँ प्लस में होगा ना, एफ प्लस क्योंकि ई साइड में है। अच्छा लेकिन वस्तु को क्या इधर रख सकते हैं दर्पण के अंदर, वस्तु को जब भी रखेंगे तो इधर ही रखेंगे, यानी यू इसलिए का इसमें होता है माइनस में होता है हमेशा। अच्छा अब समझना, अब प्रतिबिंब लगभग इधर बनेगा, ठीक है ना, लगभग सब इधर बनेगा, इसलिए भी हमेशा लगभग प्लस में होता है, भी और एक लगभग प्लस में होता है उत्तर में, ठीक ना। तो कैसे इसमें देखो उसमें 6-7 कंडीशन बना था, इसमें
इसमें चाहो तो 2 कंडीशन बनेगा, चाहे तो 3 कंडीशन बनेगा। एक तो वस्तु अनंत में रह सकता है ना, और दूसरा ये अनंत और ध्रुव के बीच में नहीं रह सकता है, और तो कुछ है नहीं, ये अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि ध्रुव पर रखे, लेकिन ध्रुव पर रखने से कोई फायदा नहीं, ध्रुव पर रखे तो ध्रुव पर, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं। मेन है अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में, ठीक है ना। देखो पहला है वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को ऐसा नहीं रखें, लिखते हैं यू की स्थिति कहाँ रहेगी तब, ठीक है, यू की स्थिति एक होगा, देखो यू की स्थिति, दूसरा अब बी की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रकृति होगा इसका, और दूसरा आकार होगा ना, मेन हो सकता है सबसे पहले। अब उल्टा या सीधा भी हो सकता है, उल्टा या सीधा वाला में वस्तु को अगर हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत, कहाँ रख रहे हैं, अनंत। और हम बताएंगे जब वस्तु यहाँ से निकलेगा ऐसे, तो देखो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने के बाद याद करो कहाँ से निकलता था, फोकस से आएगा, जाने के बाद ये अंदर पार होगा, ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करेगा, वैसे लौटेगा, दर्पण है लौटेगा ना, प्रकाश लौटेगा। अब सुनो दूसरा एक किरण इधर से लेगा, ठीक है, और ये भी ऐसे लौटेगा ना। अब लौटने के बाद ये ऐसे गया, ऐसे लौटा, ये ऐसे गया, ऐसे। तो जब इसके बीच में हम देख रहे हैं कि ये इधर होते जा रहा है, ये इधर होते जा रहा है, हम अंदाज लग रहा है ना कहीं ना कहीं से आते हुए मिलेगा, ये कहीं ना कहीं से आते हुए मिलेगा। इसको बराबर बस कहाँ मिल रहा है, प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है। अगर कट जाता साफ साफ तो बस तभी बन जाता ना। ये हमको लग रहा है कटेगा नहीं, लेकिन कटता हुआ प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो शायद यहाँ से आ रहा होगा, ये शायद यहाँ से आ रहा होगा, तो अंदर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कहाँ, फोकस। इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनाओ, सीधा बनाओ, वस्तु से छोटा बनाओ, ये वस्तु तो इतना बड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ F है, यहाँ C है, यहाँ P है, यहाँ देखो अनंत है, वस्तु को अनंत और P के बीच में रख रहे हैं यहाँ पे। अब कहाँ कटेगा, एक यहाँ से निकलेगा, जिसके समानांतर टकराएगा, और टकराने के बाद वापस ऐसे लौटेगा, एक इसके समानांतर है तो वापस लौटेगा। अब दूसरा जो है यहीं से निकलेगा, दूसरा यहीं से निकलेगा। अब यहाँ से निकल करके इसको जाना कहाँ था, यहाँ आया, ऐसे आया, यहाँ टकराया। अभी टकराया, जब टकराया है ये तो हमको जाते हुए ऐसे प्रतीत होगा, ठीक है ना। अब ये जो है ध्यान देखना, ये प्रतिबिंब जो है यहाँ से टकराएगा, इसे जब टकरा रहा है तो टकराने के बाद ऐसे ना लौटेगा। देखो ये टकराने के बाद कहाँ लौटेगा, ऐसे लौटेगा। अब लौटेगा तो हमको लग रहा है कि आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखो एक टकरा करके याद करो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, ऐसे लौट गया अपने तरफ। अच्छा अब इधर क्यों लौटा, याद करो, देखो उत्तर दर्पण इधर ही जाएगा ना, इधर भागेगा, नीचे क्यों नहीं बल्कि ऐसे भागेगा, यहाँ आ गया। दूसरा यहाँ से ध्रुव पर गया, और ध्रुव पर जाने के बाद प्रकाश का परिवर्तन करके जैसा एंगल किया है, एंगल जैसे लौटेगा, इधर बीच में इधर ही लौटेगा। आगे कहीं ना कहीं तो आता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, शायद यहाँ से इसको बढ़ा करके देखिए कहाँ पे दोनों कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये जगह कौन सा है, जरा ध्यान से, तो ध्रुव और फोकस के बीच। देखो ध्रुव और फोकस के बीच, तो वस्तु कहाँ रखे थे, अनंत और ध्रुव के बीच। वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। अच्छा अब देखो इतना बड़ा वस्तु था, और प्रतिबिंब छोटे को बनाया कि नहीं बनाया, यानी कि जो प्रतिबिंब है अच्छा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो काल्पनिक यानी क्या, आभासी, क्यों, क्योंकि हम देख नहीं रहे, लग रहा है, दर्पण के अंदर हमको दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ से कट रहा होगा ना, तो लग रहा है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब है, आभासी और सीधा है, और साथ ही साथ कैसा है,
यही दो स्थिति बन सकता है, ठीक है ना। उत्तर में याद रखना यही दो स्थिति बनेगी, एक अनंत पर रखेंगे और दूसरा यहाँ लिखेंगे। ये केस 1 है, कैसा है? केस 1 में क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु अनंत पर, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है। और ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 की वस्तु जो है वो अनंत एंड निरूप के, है ना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। इसके अलावा अगर चाहो तो ध्रुव पर रख सकते हो, तो ध्रुव पर रखो तो ध्रुव पर बनेगा, ठीक है ना। ध्रुव पर रखो ध्रुव पर बनेगा, तो यही दो केस। अब थोड़ा सा आ जाओ इस उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करें, उत्तल दर्पण का। और देखो ध्यान से, यहाँ बताया फिर से, वस्तु हमेशा इधर ही रहेगा, इधर ही, यानी u का मान माइनस में हमेशा, ठीक है ना। अब देखो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ बना, यानी अंदर इधर ही बन रहा है दाहिना तरफ। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वो प्लस में रहेगा, पॉजिटिव, और फोकस भी हमेशा अंदर ही है, तो पॉजिटिव फोकस भी रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और हमेशा तो वस्तु को यहाँ रखोगे, अगर इस यहाँ पे तब वो यहीं बनेगा, यहाँ रखोगे तब वो यहीं बनेगा, यहाँ रखोगे तब वो यहीं बनेगा। यानी अनंत और ध्रुव कहीं भी रखोगे ना वस्तु, या तो यहाँ बनेगा, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, ठीक है ना। इसका कोई और उपाय नहीं, ठीक। अब उसका उपयोग देख लो, किसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े वस्तु को छोटा करके दिखाता है, बड़े वस्तु को छोटा करता था। अवतल क्या करता था, छोटा को बड़ा करता था, तो ये बड़ा को छोटा करेगा। अब बड़ा को छोटा करने का मतलब है कि जैसे याद करो किस कहाँ पे लगता है, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी को लिखेंगे वाहनों के साइड मिरर। साइड मिरर कहने का मतलब पीछे देखने वाला दर्पण में। तो देखो अगर उत्तल अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो गाड़ी वहां रहेगा ना, तो यहाँ पर इलाके बड़ा वो दिखाएगा ना, लगा कि लो मारिए दिया आकर, है ना, गड़बड़ है। और भी एक गाड़ी चार दिखाई देगा उसको नहीं। अब छोटा दिखाई देता तो फायदा क्या होता है, जब दूर गाड़ी होती है तब साइड मिरर में देखते हैं बगल में, तो लगता है कि ना पीछे से गाड़ी आ रहा है, 4 5 6 गाड़ी हमको दिखाई दे देता है ना, वो दिखाई देता, छोटा करके दिखाते सो कि आ रहा है गाड़ी, वो समझ जाए, ठीक है। और बताओ इसका उपयोग कहाँ पे लग सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वस्तु को छोटा करना है, वस्तु को छोटा करना है। और कहीं उपयोग, तुम लोग 10th क्लास बताओ। सड़क पर लाइट लगता, सड़क पर कौन सी लाइट, लैंप, लैंप। अरे वो वाला खड़ा सड़क के किनारे लाइट। टॉर्च क्या करता है, टॉर्च किसी वस्तु को छोटा दिखाता है, टॉर्च छोटा दिखाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण होता है, लेंस लगाओगे तो उत्तल नहीं, तो दर्पण लगाओ तो लेंस तो लगता नहीं। दर्पण क्या करता है, उसको फैला देता है, और ये तो जमा कर रहा है, छोटा दिखाता है। टॉर्च से ना कोई चीज बड़ा वस्तु दिखता है, ना कोई चीज वस्तु छोटा दिखता है, ठीक है ना। अब सुनो इसका उपयोग और भी, और जो गाड़ी होता है वाहन, और भी वाहन जैसे ऑटो होता है, ऑटो है ना, ऑटो और कुछ बताते नहीं है, बस सुन लो। ऑटो टेम्पो जिसको बोलते हैं, उसके सामने जो शीशा होता है ना, जिससे वो ड्राइवर लोग देखते हैं सामने, तो बचाने के लिए होता है और दूर पड़ने के लिए, उस सामने तो ठीक होता है दर्पण, लेकिन कोनमा में जैसे खत्म होने लगेगा ना इन्हें शीशा, और खत्म होने लगा, देखना दोनों तरफ तुम चेहरा देखो तो लंबा तुम्हारा दिखाई देगा, ठीक है ना। वहाँ पे भी साइड में उत्तल दर्पण को मिलाया जाए, ठीक है ना। तो मेन रूप से एक आध दो याद रखो, उत्तल दर्पण का उतना उपयोग नहीं होता है, वस्तु को छोटा करके रखना, ठीक। और बताओ क्या, और किसी को याद है कुछ। अब ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण लगभग पूरी तरीके से खत्म हो, ठीक है ना। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या हो गया है। अब एक चीज पढ़ना हम लोगों को, मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्तन। क्या बोलते हैं, चलो याद रखना। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु की दूरी u कहते हैं, और वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, करता है ना, वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, याद रखो। अब प्रतिबिंब की दूरी चाहे प्रतिबिंब की ऊंचाई बात बराबर है, याद रखना। प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई बात सेम है, उसी प्रकार ठीक वस्तु की ऊंचाई या फिर वस्तु की दूरी दोनों सेम, ठीक है ना। और जिस प्रकार से याद करना कि
वस्तु की दूरी u को, ये तो स्थिति है ना, तो u को जिस प्रकार से वस्तु की दूरी को हम लोग u लिखते हैं और वस्तु को बिंब भी कहते हैं, याद रखना, वस्तु को बिंब, उसकी छाया को प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो वस्तु को जब u कहते हैं यानी बिंब की दूरी को भी u लिख सकते हैं, और बिंब यानी वस्तु, उसकी दूरी को u लिखते हैं, और u के जगह हम लोग h भी लिख सकते हैं। जब वस्तु की ऊंचाई लिखेगा तो h लिख देंगे, ठीक है। फिर प्रतिबिंब की दूरी को v लिखते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को या प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लिखते हैं, याद रखना, वस्तु की दूरी को h और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी को h डैश, ठीक है ना, याद रखना। तो आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, तो देखो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, समझना ये आवर्धन आखिर होता क्या है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो कितना, प्रतिबिंब जो है वो बड़ा है या फिर कितना बड़ा या छोटा है, इसकी अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा। भले ही डिफिनेशन देने के लिए सब कह देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, लेकिन वो तो रटंत विद्या हो गई, समझना। आवर्धन होता क्या है, तो सीधी सी बात, आवर्धन एक तरह का अनुपात और किस तरह का अनुपात होता है कि भाई देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है ये तुलना करता है। आवर्धन क्या करता है, तुलना, कि वस्तु कितना बड़ा था और प्रतिबिंब उसका कितना बड़ा, ठीक है ना। यानी सीधी सी बात कहें कि आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है तो कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, किसकी अपेक्षा, वस्तु की। वस्तु जितना बड़ा था, वस्तु जितना छोटा था, उसकी अपेक्षा प्रतिबिंब कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ठीक। तो सुनो, आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है, इसीलिए आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, यानी आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, किसको से, m से, छोटा m से। इसका फॉर्मूला देखो, प्रतिबिंब कितना बड़ा है किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। तो जिसकी अपेक्षा या जिससे कहे, वस्तु से कहता है या वस्तु की अपेक्षा, तो जिससे या जिसका कहता है ना, तो हमेशा याद रखना, मैथ पढ़ो या साइंस पढ़ो, वो हमेशा नीचे होना चाहिए, हमेशा कहाँ होना चाहिए, नीचे। हम तुमसे कितना बड़ा है, हम तुमसे कितना बड़ा है तो हम नीचे रहेंगे, सॉरी हम तुमसे, तो तुम नीचे रहेगा ना, तुमसे तुम नीचे रहो, ठीक है। अगर हम पूछे, अगर मान लो, देखो समझ लें, अगर हमारा उम्र 40 साल हुआ है, तुम्हारा उम्र 20 साल हुआ है, तुम्हारा उम्र 20 साल, तो हम बोलेंगे हम तुमसे कितना गुना है, हम तुमसे कितना गुना है, 2 गुना है कि नहीं, तुमसे, तो तुम नीचे रहोगे, 40/20, देखो 2 गुना आया कि नहीं है। लेकिन अगर पूछे तुम हमसे कितना छोटा है, तुम हमसे कितना छोटा है, तो आधा छोटा है, क्या कि 2 गुना छोटा है, आधा छोटा है ना, क्योंकि अब ये हम नीचे रहेंगे, बोलेंगे तुम हमसे, हम नीचे रहेंगे, 20/40 हो जाएगा, 1/2 हमसे छोटा है ना, आधा छोटा है। इसलिए कहता है प्रतिबिंब कितना बड़ा है, छोटा है, किससे, वस्तु से। तो याद करो, वस्तु को किस कहाँ लिखते हैं, नीचे, और किससे बोल रहा है, तो प्रतिबिंब का बोल रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। और याद रखो, आवर्धन का फॉर्मूला हमेशा v/u नहीं बल्कि -v/u, -v/, देखो ये मत सोचना कि u होता है हमेशा -20 इसलिए नहीं, ये फॉर्मूला है -v/u। अगर फिर u का मान -20 आएगा या -20 ही बैठाएगा और ये भी माइनस रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों होता है, इसको पता है किसी को, आखिर माइनस ही क्यों होता है, माइनस ही क्यों होता है, नहीं पता है। आवर्धन माइनस ही क्यों होता है, देखो लगभग जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में देखे 2 ही प्रकार से बन पाया कि नहीं, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 प्रकार से बन पाया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो प्रतिबिंब दूसरे स्थान पे बन रहा है कि नहीं। यानी कि अब आज तक किसी बुक में इसको ये नहीं दिया गया कि माइनस ही क्यों होता है, ठीक है ना। लेकिन देखा गया है उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब, सॉरी अवतल में ज्यादा से ज्यादा प्रतिबिंब की स्थितियां होती है। तो ज्यादा प्रतिबिंब का स्थिति होता है और वो सारे के सारे प्रतिबिंब वापस इधर की ओर ही बनते हैं, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाएं साइड। उसी को मान्यता देते हुए बहुत पहले से कहा गया है, इसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन की जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा ऐसा होगा, -v/u। सुनो, इस -v/u को हम याद करो, बताते कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश भी लिखते हैं ना, और वस्तु की ऊंचाई को तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी के जगह हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की।
या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब मतलब वस्तु, इस वस्तु को हम लोग क्या कह सकते हैं, बिंब भी कहते हैं, ठीक है। वस्तु क्या कहते हैं, समझ में आएगा। तो ये आवर्धन, ठीक। उत्तल दर्पण का उपयोग भी हो गया। और कुछ पढ़ना तुम लोग इसमें, क्योंकि अभी तो बहुत सारा चीज है प्रकाश में, इसमें पता नहीं क्या करते हैं। हमें नहीं लगता कुछ पढ़ना होगा। सुनो, अब इसमें तुम लोगों को मेन बच गया है दर्पण सूत्र सिद्ध करने कि दर्पण में देखो एक समय दर्पण में एक होता है वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ u होता है ना, और एक होता है प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ v, और एक होता है यहाँ से यहाँ, सॉरी हाँ, प्रतिबिंब यहाँ ही बन रहा था, फोकस यही बन रहा है, यानी एक होता है फोकस दूरी, एक होता है वस्तु की दूरी, और एक होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो याद करो, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते थे, v, प्रतिबिंब सॉरी वस्तु की दूरी को u, प्रतिबिंब की दूरी को v, और फोकस दूरी को x। इसके बीच में एक संबंध है, और वो संबंध यह होता है, कोई पूछे अगर कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, अगर डिफिनेशन पूछे, बोले अगर दर्पण सूत्र लिखो तब तो सबको ही लिख दोगे। उसका सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण। क्या होता है ये दर्पण। अब लेकिन पूछे कि इसका डिफिनेशन होगी दर्पण सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे क्या कहेंगे, सुनो, प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमों का योग। देखो, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, इसका व्युत्क्रम है दोनों का, और व्युत्क्रम का योग है, और परिभाषा कुछ नहीं होता, इससे बनाना होता है। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमों का योग, उल्टा व्युत्क्रमों का योग जो होता है वो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। क्या कहेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रमों का योगफल उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर हो जाता है, उस संबंध को ही हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। एक बार ये सिद्ध करना है, और एक अभी हम पढ़े थे, तो आप सुनो, जो फोकस होता है ये त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा। यहाँ से यहाँ दूरी को r कहते हैं, याद करो, यहाँ से यहाँ दूरी को ध्यान दो, यहाँ से यहाँ दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण, सॉरी दर्पण का त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को याद करो, r से नोट किए थे, ये जो r होगा ये h का दुगना होगा कि नहीं होगा, एक नहीं दूर है, h का दोगुना, यानी r जो होगा वो h का क्या होगा, दोगुना होगा। यानी कि एक सिद्ध करना हो सकता है r बराबर 2 है। इसी को लिखना चाहे तो h बराबर कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। देखो यहाँ ये 2 जरा के भागा हो जाएगा, h बराबर r/2। एक आता है ये सिद्ध करने के लिए, और एक आता है ये सिद्ध करने के लिए। इसको एक बार सिद्ध करेंगे हम लोग अवतल दर्पण से, एक बार अवतल दर्पण में, और एक बार उत्तल दर्पण। पता है, अवतल दर्पण से दर्पण सूत्र को स्थापित करेंगे, यानी दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। एक बार पूछेगा उत्तल दर्पण से दर्पण सूत्र को स्थापित करें, फिर पूछेगा एक बार, देखो चाहे ये सिद्ध करो चाहे ये सिद्ध करो, बात तो सेम ही है ना, दोनों एक ही होता है। और इसको सिद्ध करके आ जाएगा तो बट्टा में नहीं लिखा जाएगा, इसको दोनों सेम ही है, ई कहा चाहे ई कहा चाहेगा। एक और कहेगा कि एक बार अवतल दर्पण में सिद्ध करें, और एक बार कहेगा किस दर्पण में, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, एक बार उत्तल में और एक बार अवतल में, यदि 4 गुण हमको सिद्ध करना हो गया। अभी वाला चैप्टर में कितना सिद्ध करने के लिए हुआ, 4। ठीक उसी प्रकार दूसरे चैप्टर में लेंस सिद्ध करना होगा, लेंस सिद्ध भी 4 को न्यूमेरिकल। लेकिन अभी तक ईमानदारी से बताना कि क्या ये चैप्टर में कुछ हार्ड लगा, कुछ भी एकदम आसान लग रहा है कि नहीं। देखो ये तुम्हारा लगभग एक चैप्टर खत्म हो गया, बस इसमें न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। बाकी भी जितना देर पढ़ाए हैं बस उत्तल दर्पण पढ़ाए हैं, उसको क्यों बड़े आवर्धन पढ़ाए। ये वीडियो आज डाल दें, ठीक है। आज जो परसों वाला वीडियो था ना, वो कल चला गया है, कल जा करके आज शाम में जब भी जाओ चला गया ग्रुप पे, उसे देखना, जितना पढ़ाए सब छाप लेना, ठीक है ना, ध्यान से, क्योंकि समय पे बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा लगभग एक चैप्टर खत्म। इसमें अभी एक आध वीडियो और जाएगा, मतलब एक आध क्लास और चलेगा, और वो क्लास कल ही चलेगी। कल कौन सा दिन है, शनिवार को तो होता है ना पढ़ाई, हाँ, तो शनिवार को पढ़ाई रहा। कल हो सकता है कि दर्पण का दोनों फॉर्मूला सिद्ध कर दे,
दर्पण उत्तल और अवतल में दोनों में दर्पण सूत्र और उत्तल अवतल दोनों में ये r बराबर 2 है, ठीक है ना। ये चारों कल सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद एक आध क्लास और चलेगा, और वो क्या चलेगा, न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संडे को कुछ क्वेश्चन लिखवा भी देंगे, ठीक है।